नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सर आपका स्वागत करता हूं मैपिंग क्लास 4 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे। मैं मैपिंग क्लास में 3 क्लास आप लोगों के लिए ले चुका हूं, जो उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आया होगा। जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को देखने के बाद आप कमेंट जरूर किया करें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि जो मैं सीरीज आपके साथ साझा कर रहा हूं वह आपके लिए कितना यूजफुल है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि भारत के भूगोल को मानचित्र के माध्यम से बहुत सरलता से मैं आप तक पहुंचा सकूं। जो भी आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के बाद जो कमियां रह गई हैं, वो इस सीरीज से मैं आपको दूर कर पाऊंगा। विश्वास मानिए, यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा और बहुत बेहतरीन होगा। आज के इस सेशन में हम लोग 11 मिनट शो के सेशन में भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो यहां से क्वेश्चंस भी आपके लिए पूछा जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? भारत का भौतिक प्रदेश पर। तो आइए जानते हैं आज के सेशन में। अगर हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करें तो पहली बात तो भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वह भारत अनेक स्थलाकृतियों के द्वारा क्या है, बना हुआ है। जैसे भारत के अगर आप उत्तर में चले जाते हो तो उत्तर में यहाँ पर स्थलाकृतियां आपको अलग देखने को मिलती हैं। अगर स्थलाकृतियां अलग हैं तो वहां की जलवायु अलग है, तो वहां के पेड़ पौधे, कृषि व्यवस्था, लोग, सारी चीजें क्या है, अलग है। इसी तरह भारत का हर क्षेत्र क्या है, अपने आप में एक अलग विशेषता रखता है और उसी के आधार पर भारत के प्रदेशों को क्या किया गया, भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है। तो अगर बात करें भारत के भौतिक प्रदेशों को तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 पार्ट्स में बांटा गया। याद रखिए, कितने? 4 भागों में बांटा गया है। कहीं कहीं पर 5 भाग भी देता है, तो याद रखिएगा 4 भागों में, कहीं कहीं पर 5 भाग भी देता है। बस उसी में जहां हम एक चीज को एक साथ इंक्लूड कर लेते हैं, उसी को मैं अलग से अगर कहीं कहीं किताबों में लिख दिया जाता है तो वो 5 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहले बात करें कि भाई कौन सा हमारा क्षेत्र है। सबसे पहले तो सबसे पहले भारत के अगर प्रदेश, भौतिक प्रदेश के बारे में देखेंगे तो ये पॉइंट देखिए, सबसे पहले यहां पर आएगा कौन सा? हिमालय आ जाएगा। ये कौन सा है भैया? हमारा हिमालय होगा। अब भारत का उत्तर वाला जो क्षेत्र है, उत्तर का जो भौतिकी प्रदेश क्षेत्र है, वो कौन सा कहलाता है भैया? हिमालय कहलाता है। आप जानते हो हिमालय के बारे में कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला क्या है, श्रृंखला है, जो भारत के उत्तर में क्या है, फैला हुआ है। और हिमालय के इस क्षेत्र में विद्यमान होने से क्या क्या लाभ है? एक तो यूरेशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय क्या करता है, रोक देता है, जिससे भारतीय जलवायु हमारी क्या होती है, प्रभावित नहीं होती है। दूसरी बात, हिमालय के होने से, उत्तर भारत में हिमालय के विस्तार होने से बहुत सारी हिमालय नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कह सकते हो बहुत सारे अनेकों ग्लेशियरों का निर्माण होता है। यहाँ पर हमें घाटियां देखने को मिल जाती हैं। कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और हमारे कह सकते हो कि जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए भी हिमालय हमारा क्या है, खास माना जाता है। उसके बाद जैसे ही आप जस्ट हिमालय के नीचे आते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र कहलाता है, बहुत बड़ा एरिया है। और इस एरिया को हम लोग कहते हैं क्या, उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, याद रखिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, इस बात को याद रखिएगा। क्या है ये? भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। और अगर भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? तो आप सबको पता है, एग्रीकल्चर, कृषि के लिए सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र किसके लिए माना जाता है? तो याद रखिएगा, कृषि के लिए माना जाता है। और इसका जो विस्तार अगर आप देखना चाहोगे तो इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। इसका विस्तार यहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। असम वाले क्षेत्र में भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा? उत्तर का विशाल मैदान का क्षेत्र।
ठीक है। तो कई बार अगर ऐसा पूछा भी जाता है कि उत्तर के विशाल के मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप कह सकते हो कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेके कहां तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ठीक है। और ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, यह इसमें यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा की अधिकता है। क्या भैया, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और आपको पता है कि जो जलोढ़ मृदा होती है वह आपके कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसके लिए, कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए उत्तर का विशाल मैदान कृषि करने के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम बन जाता है। ठीक है। और इसी विशाल मैदान के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि तराई क्षेत्र हो गया, भाबर हो गया, बांगर हो गया, खादर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है कि एक पॉइंट आपको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चले तो भारत का सबसे प्राचीनतम खंड अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम खंड कौन सा है, तो याद रखिएगा वो कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम खंड कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम खंड प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ठीक है। साथ ही साथ ये किसका हिस्सा है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये जो हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। किसका, ये हिस्सा किसका माना जाता है, तो गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। और अगर अगली बात अगर हम लोग लेके चले इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सर प्रायद्वीपीय पठार किस लिए जाना जाता है, क्यों इतना विशेष है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो खनिज के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। किसके लिए, खनिज के लिए, खनिज के लिए भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। अब यहां पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। जब प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आऊंगा तो मिनरल्स में क्या क्या, कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, बक्साइड हो गया, समझ में आ रहा है, उसके बाद अब्रक हो गया, क्लियर है, मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, ये सब तांबा हो गया, ये सब जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण खनिज वाला जो आपको संपदा या इसकी अधिकता देखने को मिलेगा वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र के अंतर्गत मिलेगा। और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही बहुत सारे नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे आप चंबल नदी का देख लो, चंबल नदी का भी उद्गम प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र से ही होता है। सोन नदी का देख लीजिए, महानदी का देख लीजिए, उसके बाद नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गया, माही नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तमाम ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से क्या करती हैं, निकलती हैं या इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। समझ में आ रहा है मेरी बातों को। हम लोग इस क्लास में सिर्फ भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे हैं कि आखिर भारत को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसकी विशेषता के आधार पर इसी बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अगला देखिए भाई, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा पहला हो गया। इसके बाद और ये हमारा दूसरा हो गया। क्लियर हो रहा है आपको। दूसरा के बाद आपका ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। और इसके बाद चलेंगे तो यहां पर एक आता है आपका कौन सा, तटीय मैदान कहलाता है। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग क्या, तटीय मैदान। तो यहां कर लेते हैं हम लोग तटीय मैदान को लेकर, और ये हमारा हो गया चौथा। ठीक है। अब तटीय मैदान देखो, इस मैदान का जो निर्माण है वो समुद्र की लहरों द्वारा लाए गए अवसाद और नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप से ही हमारे किसका निर्माण हुआ है, तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। और ये भी इसको मैदान ही मैदान है, तो हमें बोला कि जहां भी आपको मैदानी क्षेत्र दिखेगा वहां पर कृषि की ज्यादातर आपको संभावनाएं देखने को मिल जाती हैं। दरअसल ये तटों के किनारे फैला हुआ मैदान है, इसीलिए इसको तटीय मैदान के तौर पे जाना जाता है। ठीक है। इस मैदानी क्षेत्र में बहुत सारे डेल्टा का निर्माण आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे गोदावरी डेल्टा,
कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा। और तटीय मैदान एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए, चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ नारियल हो गया, रबड़ हो गया, काजू हो गया, इन सब की खेती के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कौन सा? तटीय मैदान। इस बात को यहां पर याद रखेगा। समझ में आ रहा है? और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सीरीज मैंने बहुत मन से स्टार्ट किया है और आई होप कि आप इस सीरीज का पूरा लाभ उठा रहे होंगे। और मैं आगे आपको जो भी टॉपिक बहुत कठिन लगा है, मैं वादा करता हूं कि उस टॉपिक को बहुत सरलता के साथ आपके सामने साझा करूंगा और बहुत इजी तरीके से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ये चीजें दिमाग में बिल्कुल क्या होगा, सेट हो जाएगा। याद रखिएगा, बस आप इस सेशन से बने रहिएगा। मैं भी इसीलिए इस क्लास को रिकॉर्डिंग क्लास में लेकर आया कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे सकूं और इस क्लास को लगातार कंटिन्यू रख सकूं। क्लियर है? आप जिसको भी क्लास अच्छा लग रहा है, प्लीज आप सेशन को जरूर शेयर किया करिए और कमेंट में अपने क्लास करने के बाद क्या सही लगा, क्या अच्छा लगा, इसके बारे में जरूर बताया करिए। ठीक है? अब तटीय मैदान के साथ साथ देखो इसमें क्या जुड़ जाती है, जो मैंने आपसे कहा, इसके साथ साथ ये जुड़ जाएगा। और ये कौन सा कहलाता है? ये आपका द्वीप समूह कहलाता है। कौन सा कहलाता है भैया? ये आपका द्वीप समूह कहलाता है। यहां पर एक द्वीप समूह यहां है और एक आपका द्वीप समूह यहां पर है। ठीक है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। अब इसी को चाहो तो पांचवा कर लो और नहीं तो तटीय मैदान में ही क्या कर दो, शामिल कर दो। सिंपल सी बात है। तो यहां पर लिख लेंगे क्या? द्वीप समूह लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा द्वीप समूह। जो ये द्वीप समूह दिया गया है, ठीक है, द्वीप समूह दिया गया है। अब क्या है भैया द्वीप समूह? द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? द्वीप का मतलब क्या होता है? तो द्वीप का मतलब तो यही होता है कि स्थल का वो छोटा भाग जो चारों ओर जल से क्या हो, घिरा हो। तो ये क्यों महत्वपूर्ण होता है मानव के लिए, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो यह एक पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी बात, यहाँ जो आइलैंड्स होते हैं वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से यानी बायोडायवर्सिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर मैंग्रोव वन की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है और ये भी एग्रीकल्चर के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमें द्वीप समूह के बारे में भी आगे चलकर क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा भारत का क्या है? एक भौतिक प्रदेश है जहां पर आज हमने ये जाना कि जिस हम संपूर्ण भारत को देखते हैं वह भारत स्थलाकृति के आधार पर 4 से 5 भागों में विभाजित किया गया है और उन पांचों भागों की अपनी अलग अलग क्या है? विशेषता है। जैसे आप हिमालय में जाओगे तो यहाँ पे लोगों का रहना, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, यहाँ की जलवायु, यहाँ की स्थलाकृतियां बिल्कुल क्या है? अलग है। यहाँ पर कृषि बिल्कुल क्या है? अलग है। जब उत्तर के विशाल मैदान में आओगे तो अलग दिखेगा। प्रदीपीय पठार पे जाओगे तो यहाँ की चीजें अलग दिखेंगी। ठीक है? अब हमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट हमारी क्लास आने वाली है उसमें सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे तो किसके बारे में? हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे और हिमालय को हम विद्वत उठाएंगे और हिमालय की क्या क्या विशेषता है, किस लिए हिमालय जाना जाता है, इसका विभाजन कितने रूपों में किया गया है, किस हिमालय की क्या विशेषता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग इस पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आज आपको सेशन हमारा ये भारत का भौतिक प्रदेश अच्छा लगा होगा। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे मैपिंग क्लास के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत आप सभी।